आइए मॉडल पेपर 2 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मॉडल पेपर 2 डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। सबसे पहले होगा क्वेश्चन नंबर 51 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मेटल इज 2.5 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि एक मेटल है जिसका इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट वेट से 2.5 टाइम्स ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स ज्यादा है ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट वेट से। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होता 8 होता है, तो यहां से मेटल का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 20। ये आपका मेटल का इक्विवेलेंट वेट आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है। क्वेश्चन ने पूछा है द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड द वेट ऑफ अ मेटल प्रेजेंट इन। आइए वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड अपॉन वेट ऑफ मेटल। अब देखिए यहां पे आपने क्या किया है कि यहां पे आपने मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया है। हमें ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट पता है, तो हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। जब आप मेटल और ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट वेट को जोड़ेंगे तो यहां से टोटल इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड आ जाएगा। तो यहां पे मेटल का इक्विवेलेंट वेट आ गया 20 प्लस ऑक्सीजन का होगा 8 अपॉन 20 इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा 1.4। तो आंसर का हो जाएगा, सेकंड आंसर होगा इसका 1.4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 52 में क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन अ वन ड्रॉप। क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर की एक बूंद में पानी के कितने मॉलिक्यूल होंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताइए वाटर की ये क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर की वन ड्रॉप में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, और क्वेश्चन आपको क्या दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ml वाटर हैज 18 ड्रॉप। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब है कि 18 ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो 1 ml दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। वन ml वाटर हैज 18 ड्रॉप। देखिए 18 ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो आपको दिया गया है 1 ml दिया गया है, बट हमें यहां पे 1 ड्रॉप की इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर 18 ड्रॉप का वॉल्यूम 1 ml है तो 1 ड्रॉप का वॉल्यूम होगा, तो 1 ड्रॉप का वॉल्यूम आ जाएगा 1/18 ml आएगा। अब यहां से आपका पानी की एक ड्रॉप का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि वॉल्यूम इन अ लिक्विड इज इक्वल होता है मास अपॉन डेंसिटी इन ग्राम पर ml। जो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml होती है, तो यहां से वाटर का मास आ जाएगा, वाटर का वेट आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड आपको दिया गया है 1/18 आ गया है, तो वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड के स्थान पे आ जाएगा 1/18 इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन डेंसिटी ऑफ अ वाटर होगी 1 ग्राम पर ml। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ वाटर
मास ऑफ वाटर आ जाएगा 1/18 ग्राम। तो यहां से आप देखेंगे कि वाटर का आपको मास मिल गया है 1/18 ग्राम। ठीक है, आइए हमें क्या निकालना, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने थे। तो वाटर के यहाँ से वेट आ गया, हम निकालेंगे मोल। सो मोल इक्वल हो जाएगा वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वाटर का वेट आ गया 1/18 आ गया है, और वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18 होता है। तो यहाँ से वाटर का मोल आ गया। अब वाटर का मोल आ गया, यदि हम वाटर के मोल में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। सो 1/6 इंटू 10 की पावर 23 सॉल्व कर लेंगे। ये आपका होगा आंसर। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा 1.86 इंटू 10 की पावर 21 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है हो जाएगा फोर्थ आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53, if the average velocity of molecule of a gas at a certain temperature is a 3 into 10 की पावर 3 मीटर सेकेंड इनवर्स, what is the most probable velocity। क्वेश्चन ने आपको एवरेज वेलोसिटी आपको दी है और क्वेश्चन ने आपसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पूछी है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 53। एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। जो एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का जो रेशियो होता है 1.12 रेशियो 1 होता है। यहाँ पे आप देखेंगे इनकी वेलोसिटी के बीच में जो डिफरेंस होता है 0.12 का डिफरेंस होता है। और क्वेश्चन ने आपको एवरेज वेलोसिटी दी है 3 इंटू 10 की पावर 3 मीटर सेकेंड इनवर्स दिया है, और क्वेश्चन ने आपसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पूछी है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। सिंपल सी मैथ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 23 मीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन 1.12। सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.66 इंटू 10 की पावर 3 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। 53 का जो राइट आंसर है वो है सेकंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 पे क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वल मासेस ऑफ H2 एंड O2। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक क्लोज्ड चैम्बर है, हमारे पास एक क्लोज्ड चैम्बर है जिसमें दो गैस आपको दी गई हैं, H2 गैस दी गई है और O2 गैस आपको दी गई है। और क्वेश्चन आपसे ये कहा है कि इन दोनों गैसों का जो मास है, जो वेट है, वो आपस में इक्वल है। हमने मान लिया किसका वेट W ग्राम है, तो O2 गैस का भी वेट W ग्राम होगा। Which of the following is the correct with respect their partial pressure of H2 and O2। और क्वेश्चन आपसे partial pressure of H2 and O2 का ऑर्डर पूछा है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है, देखिए जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल के डायरेक्टली होता है, मतलब जहां पे जिसके जितने ज्यादा मोल होंगे उसका पार्शियल प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं जो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एंड O2 होगा इज डायरेक्टली फॉर द मोल ऑफ H2 अपॉन मोल ऑफ O2 होगा। मोल ऑफ H2 वेट है W ग्राम और अपॉन 2 हो गया मॉलिक्यूलर वेट। वेट है W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 32। W से W कट गया तो 32/2 आ गया, तो 16 अपॉन 1 आ गया। मतलब जिसके मोल का रेशियो ज़्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर का जो राइट ऑर्डर होगा PH2 इज ग्रेटर देन PO2। देखिए कोई आंसर मैच कर रहा है। फर्स्ट आंसर होगा इसका
54 का फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल के डायरेक्टली होता है, जिसके मोल ज्यादा उसके पार्शियल प्रेशर भी होंगे ज्यादा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज 0.7 मिलीग्राम ऑफ लिथियम, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इक्वल टू 520 किलो जूल मोल इनवर्स एंड एटॉमिक वेट 7। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन यहां पर आपसे 0.7 मिलीग्राम ऑफ लिथियम, यहां पे आपको 0.7 मिलीग्राम लिथियम दिया गया है, जिसको आयोनाइज करने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए 0.7 मिलीग्राम लिथियम को आयोनाइज करने के लिए हमें यहां पे कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन ने क्या एक इंफॉर्मेशन दिया है। लिथियम का एटॉमिक वेट होता है 7, 1 मोल एटम का एटॉमिक वेट है 7, वही उसका कहलाएगा वेट ग्राम का कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 55, हम कह सकते हैं कि 7 ग्राम लिथियम को आयोनाइज करने के लिए 520 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो 0.7 मिलीग्राम, तो 0.7 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, इनटू 10⁻³ ग्राम ऑफ लिथियम को आयोनाइज करने के लिए हमें कितनी एनर्जी की जरूरत होगी। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 0.7 इंटू 520 किलो जूल, 0.7 इंटू 10⁻³ इंटू 520 किलो जूल एनर्जी अपॉन 7। ठीक है, यहां से आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका जो आंसर आ जाएगा, ये दशमलव हो गया, यहाँ -1 आ गया, ये कट गया, तो 520 इंटू 10⁻⁴ ये आपका आ जाएगा किलो जूल। आपको इतने किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बट क्वेश्चन में आपको आंसर दिया गया जूल में दिया गया है, तो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहां से आ जाएगा 50.20 जूल। ये आपका हो जाएगा आंसर, फर्स्ट आंसर होगा इसका। आइए देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए थोड़ा सा। 7 ग्राम लिथियम को आयोनाइज करने के लिए हमें 520 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो बताइए 0.7 इंटू 10⁻³ ग्राम लिथियम को आयोनाइज करने के लिए हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो आंसर आ गया 52.0 जूल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। The next element in the same group of the element having electronic configuration। क्वेश्चन ने आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया, कोई एक अननोन एलिमेंट है जिसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 दिया गया है। ठीक है, आपको एक अननोन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया गया है और क्वेश्चन ने क्या पूछा है, द नेक्स्ट एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। बताइए इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा इन द सेम ग्रुप का। पहले तो यहां पे देखिए क्या है कि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन दिए गए, इसके जो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन दिए गए, इसका मतलब ये जो एलिमेंट होगा ये 6th ग्रुप का एलिमेंट होगा। हमने मान लिया ये कोई एक एलिमेंट x है जो कि 6th ग्रुप का एलिमेंट है, और यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो पीरियड नंबर आएगा थर्ड आएगा, मतलब थर्ड पीरियड का ग्रुप नंबर 6 का एलिमेंट होगा। अब इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो 4th पीरियड का होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको देखिए यहाँ पे दिया गया सेलेनियम दिया गया है, जो सेलेनियम होता है 6th ग्रुप का 4th पीरियड का एलिमेंट होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर होगा वो थर्ड होगा। यहाँ पे आपको दिया गया है थर्ड ऑप्शन में आपको सेलेनियम दिया गया है, जो कि 6th ग्रुप का एलिमेंट होता है, जो 6th ग्रुप का एलिमेंट होता है, और इसका जो पीरियड नंबर होगा वो 4th होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57।
क्वेश्चन नंबर 57 में द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, क्वेश्चन में आपसे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड का ऑर्डर पूछा गया है। तो देखिए क्या होता है कि जो क्वेश्चन नंबर 57, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, जो एसिडिक कैरेक्टर होता है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इज अट्रैक्टिव फॉर द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टिव होता है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उनकी एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। यदि मान लो कि ऑक्सीडेशन नंबर सेम आ रहा है तो साइज के इनवर्स होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड होगा। देखिए थर्ड आंसर क्या दिया गया है, SiO2 दिया गया है, CO2 दिया गया है, N2O5 दिया गया है और आपको दिया गया है SO3 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम एसिडिक कैरेक्टर देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर से। तो यहाँ पे सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो +6 आ जाएगी, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर आएगी +5 आएगी, कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ जाएगी और यहाँ पे साइड की ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करता जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इन दोनों का जो ऑक्सीडेशन नंबर वो आपस में सेम आ रहा है, तो इसको हम चेक करेंगे साइड से, हम इसको देखेंगे साइड से। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में क्वेश्चन कह रहा है कि बोमिन वाटर रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म। बोमिन वाटर, जो बोमिन वाटर है वो रिएक्ट कर रहा है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। तो बताइए किसका फॉर्मेशन होगा। जब बोमिन वाटर की सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पे HBr प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का फॉर्मेशन होता है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। 58 का जो राइट आंसर होगा फोर्थ होगा। जब बोमिन वाटर की आप सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कराते हैं तो HBr का फॉर्मेशन होता है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इसका जो राइट आंसर होगा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे ओजोनोलिसिस पूछा गया है। यहां पे आपको एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया गया है, ये आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया गया है जिसका हम ओजोनोलिसिस कराने जा रहे हैं। देखिए यहां पे ओजोनोलिसिस करानी है। ठीक, ओजोनोलिसिस का आप सिंपली क्या करेंगे कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड को काटिए और एक एक ऑक्सीजन को दे दीजिए। यहां पे देखिए कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को काटा और दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन को लगा दिया। अब आपका फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो यहां पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा HCHO प्लस। अब यहां पे देखिए यहां पे क्या होगा, CHO हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा CHO, ये हो गया CH हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया, ये आपका CH2 हो जाएगा, CH2 हो गया। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा है तो यहाँ पे हो जाएगा CO, ये हो गया। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका CH2 हो जाएगा, CH2 हो गया। अब यहाँ से आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपका हो गया CHO हो गया। देखिए कोई आंसर मैच कर रहा है? यस, सेकंड आंसर द राइट होगा। सेकंड आंसर द राइट होगा। सिंपली यहाँ पे हमें ओजोनोलिसिस करानी थी। ओजोनोलिसिस के हमने क्या किया, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड को काटा और दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन को दे दिया। ठीक है, आपका मेजर प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में आपको दिया गया है एल्किल हैलाइड, आपको दिया गया है CH3 CH2 CH2 Br। एल्किल हैलाइड दिया गया है
जिसके ऊपर हमने डाला स्टोन बेस डाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप ट्रीट कर रहे हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये एक स्टोन बेस होता है। जब आप किसी एल्किल हैलाइड को अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो वहां पे एलिमिनेशन हो जाता है, एल्किन का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो CH3 ये आपका बन गया, एल्किन बन गया। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर हमने यहां पे ले लिया N-ब्रोमोसक्सिनामाइड ले लिया इन प्रेजेंट ऑफ सनलाइट। देखिए एल्केन में आप यहां पे आप इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे इन प्रेजेंट ऑफ N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। तो यहां पे जो ब्रोमीन होगा वो एलाइलिक कार्बन पे आके अटैक करेगा। एलाइलिक कार्बन क्या होता है, sp2 कार्बन से लगा sp3 कार्बन कहलाता है, एलाइलिक कार्बन कहलाता है। तो यहां पे जो ब्रोमीन होगा वो एलाइलिक कार्बन पे आके अटैक करेगा। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो ये बन जाएगा ये मैंने इसका करा दिया N-ब्रोमोसक्सिनामाइड करा दिया। फिर आगे आपको दिया गया है पोटेशियम साइनाइड। फिर ट्रीट कर रहा है पोटेशियम साइनाइड के साथ ट्रीट कर रहा है। पोटेशियम साइनाइड जहां जहां भी आप वहां साइनाइड को आप लगा देंगे। जब आप इसको पोटेशियम साइनाइड के साथ ट्रीट कराएंगे तो जहां जहां Br होगा वहां CN लगा देंगे। प्लस नेगेटिव को लेके अलग हो जाएगा और वहां पे लग जाएगा CN लग जाएगा। तो यहां पे जो बनेगा फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा ये बन जाएगा। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा इसके बाद, फिर हमने यहां पे ले लिया सोडियम इन प्रेजेंट ऑफ अल्कोहल। अब यहां पे आप ले रहे हैं सोडियम इन प्रेजेंट ऑफ अल्कोहल। तो यहां पे आपका प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां पे जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा वो ये बन जाएगा CH। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा। तो यहां पे कार्बन टू नाइट्रोजन, ये दोनों पाई बॉन्ड आपस में कटेंगे, उसका रिडक्शन हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन यहां पे आ जाएंगे और 2 यहां पे आ जाएंगे। तो यहां पे इसका जो फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो आपका बन जाएगा एमीन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH ठीक है, उसका रिडक्शन हो जाएगा और प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होगा। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड दिया गया है। राइट आंसर होगा सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1। यहां पे आपसे SN1 का करेक्ट ऑर्डर पूछा गया। तो आपको क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 61 में हमें SN1 का करेक्ट ऑर्डर बताना है। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड आपको दिया गया है ये आपको सेकंड दिया गया है और थर्ड आपको दिया गया है और क्वेश्चन ने आपसे पूछा है करेक्ट ऑर्डर SN1 पूछा है। क्वेश्चन में आपसे करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 पूछा गया। ठीक है, तो आइए देखिए होता क्या है। SN1 is reactive for the stability of कार्बोकैटायन होता है। जो SN1 होता है इज रिएक्टिव फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अ कार्बोकैटायन होता है। मतलब जहां पे बनने वाला कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतना ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब यहाँ से Br निकलेगा, तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपका बन गया 1 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया।
अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, जब यहाँ से Br को निकलेंगे तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो बना है ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, बट सेकेंडरी कार्बोकैटायन के साथ साथ यहाँ पे रेजोनेंस भी स्टेबलाइज हो रहा है। आप सेकंड वाले ऑप्शन में देखेंगे कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन के साथ साथ यहाँ पे रेजोनेंस भी स्टेबलाइज हो रहा है। पहले और दूसरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड है। इसका मतलब यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन के साथ साथ रेजोनेंस भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो जाहिर सी बात है कि इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी सबसे ज्यादा हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन में चेक करेंगे, यहाँ से जब Br निकलेगा तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। सिंपली यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, किसी प्रकार का कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज्यादा हो जाएगी सेकंड वाले की हो जाएगी, उसके बाद थर्ड वाले का होगा और सबसे कम हो जाएगा फर्स्ट वाले का। तो इसका जो राइट ऑर्डर होगा सेकंड थर्ड वन हो जाएगा, BCA। यस, आंसर दिया गया सेकंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सेकंड होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है कि 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक वीक एसिड है HX है और जिसकी आपको कंसंट्रेशन दिया गया है, जिसकी आपको मोलरिटी दी गई है 0.5 मोलर आपको दिया गया है। और क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि KF फॉर वाटर, यहाँ पे आपको KF फॉर वाटर दिया गया है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दिया गया है। द लोवरिंग इन अ फीडिंग पॉइंट, और क्वेश्चन ने आपसे लोवरिंग इन अ फीडिंग पॉइंट पूछा है। यहां पे देखिए आपको दिया गया वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये कैसा है, ये आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है। अब यहां पे आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है तो ये आयोनाइज हो जाएगा, मतलब यहां पे आपको निकालना पड़ेगा, I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहां पे हमें लगाना पड़ेगा बॉन्ड हॉफ फैक्टर लगाना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे निकालेंगे I इक्वल टू डेल्टा TF ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा TF एक्चुअल। तो यहां पे आपको I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पर डेल्टा TF ऑब्जर्व निकाल लेंगे। डेल्टा TF ऑब्जर्व इक्वल हो जाएगा KF इंटू कंसंट्रेशन ऑफ मोलरिटी M। तो KF की वैल्यू आपको दी गई 1.86 इंटू मोलरिटी आपको दी गई 0.5। तो यहां से आपका ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा 0.93 आ जाएगा केल्विन, ठीक है। यहाँ पे आप आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब देखिए यहाँ पे यदि आप ऑब्जर्व में बॉन्ड फैक्टर I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एक्चुअल डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो I की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, HF दिया गया जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आयोनाइज हो जाएगा H प्लस का X माइनस का आयन देगा। हमने मान लिया कि एट इनिशियल टाइम पे ये आपको 1 मोल दिया गया है और यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि 20% आयोनाइज हो गया, 20% आयोनाइज हो गया। तो एट इक्विलिब्रियम पे हमने मान लिया कि C अल्फा डिसोसिएट कर दिया। जब 1 मोल HX जाता है तो 1 मोल H+ बनता है, तो यहाँ पे बनेगा C अल्फा बनेगा और यहाँ पे भी C अल्फा बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस अल्फा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो C है वो आपका 1 है, यहाँ पे हमने C क्या लिया, 1 लिया है। तो C में अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे C की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट दिया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा,
सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस अल्फा आ गया। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आपको दिया गया 0.2 दिया गया है, तो 1 प्लस 20% है, 1 का 20% 0.2 होगा, तो 0.2 तो यहां से आ गया 1.2 आ गया। अब यहां से आपकी आई की वैल्यू निकल आई 1.2 निकल आई। अब आप इस यहां से आपकी आई की वैल्यू निकल आई 1.2 निकल आई। अब इसको आप यहाँ पे आई के साथ पुट अप कर देंगे तो 0.93 इंटू 1.2, तो यहां से आपका ऑब्जर्व डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व आ जाएगा, 100 करने पे आ जाएगा 1.12 आ जाएगा। ठीक है, कोई आंसर मैच करता। थर्ड आंसर होगा इसका, थर्ड आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63। तो ये क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन क्या है कि टू लिक्विड ऑफ एक्स एंड वाई फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। एक हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन है जो कि एक्स और वाई से मिलकर बना है। तो यहाँ पे आपको एक्स दिया गया है और वाई दिया गया है, इन दोनों ने आपस में मिलके एक आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया है। और क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दिए कि 500 mm ऑफ Hg। यहाँ पे इन दोनों कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन है वो आपको दिया गया है 550 mm ऑफ Hg दिया गया है, 550 mm ऑफ Hg दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्यूशन में x के 1 मोल दिया गया है, सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ x है एंड 3 मोल ऑफ y है। ये आपको गिवन है। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1 हो गई, कंडीशन नंबर 1 हो गई। अब देखिए क्या है, तो यहां पे हम निकाल लेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ x, मोल फ्रैक्शन ऑफ x इंटू पी नॉट x प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ y इंटू पी नॉट y। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस सॉल्यूशन में पी नॉट x और पी नॉट y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ x एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ y निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ x कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ x इक्वल टू मोल ऑफ x अपॉन मोल ऑफ x प्लस मोल ऑफ y। तो x के मोल आपको 1 दिए गए हैं, 1 प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 1/4। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया कि 550 mm ऑफ Hg इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ x आ गया 1/4 इंटू पी नॉट x प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ y निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ y इक्वल टू मोल ऑफ y अपॉन मोल ऑफ x प्लस मोल ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 इंटू पी नॉट वाई हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी 550 इंटू 4 इक्वल टू पी नॉट एक्स प्लस 3 पी नॉट वाई आ गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। क्वेश्चन में आपको 2 कंडीशन दी गई, तो हमने पहली कंडीशन की इक्वेशन नंबर 1 को निकाल लिया है। अब हम लोग सेकंड कंडीशन की इक्वेशन नंबर 2 को निकालेंगे। तो सेकंड कंडीशन में क्वेश्चन ने क्या कहा है, सेकंड कंडीशन में क्वेश्चन कह रहा है कि y के यदि हम 1 मोल को ऐड कर दें तो यहाँ पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन है वो हो जाएगा 560 mm ऑफ Hg हो जाएगा। ये कंडीशन आपको 1 थी और ये कंडीशन आपको सेकंड गिवन थी। तो हम यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन नंबर सेकंड लगा देंगे 560 mm ऑफ Hg इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको फिर निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन हो जाएगा
y का मोल हो गया 4 मोल हो गए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/5। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ x आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 560 × 5 इक्वल टू P0। बच्चों ने डायरेक्ट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को, प्लस 4 P0y। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है, पहले मैंने दिखा दिया था और सेकंड मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब इन दोनों सॉल्व कर लेंगे, तो उसको यहाँ पे रखेंगे × 5 इक्वल टू P0 x प्लस, और यहाँ पे आ गया 4 P0 y आ गया। सॉल्व कर लीजिए, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से P0 y की वैल्यू आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 28, तो ये हो जाएगा 2800 माइनस का 2200। तो यहाँ पे आ जाएगा 600 mm ऑफ Hg आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ P0 y की वैल्यू आ गई, यहाँ पे P0 y की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे P0 y की वैल्यू आ गई 600 mm आ गई, ठीक है। अब P0 y की वैल्यू निकल आई। अब हमें क्या अब हमें निकालना है P0 x की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये P0 y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर देंगे। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 × 4 इक्वल टू P0 x प्लस 3 × P0 y, ठीक है। अब यहाँ पे हम P0 y की वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आपका P0 x की वैल्यू निकल आएगी। तो ये आ गया 2200 इक्वल टू हो गया P0 x हो गया प्लस का 3 × P0 y की वैल्यू आ गई 600। सो यहाँ से P0 x की वैल्यू आ जाएगी 400 mm ऑफ Hg आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर आ गया P0 y की वैल्यू 600 mm ऑफ Hg और P0 x की वैल्यू आ जाएगी 400 mm ऑफ Hg। कौन सा आंसर मैच कर रहा है? सेकंड आंसर। सेकंड आंसर इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक। जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस। जब किसी मेटल की हम एल्कली के साथ, जब किसी एम्फोटेरिक मेटल की एल्कली के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एलिमेंटेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे बनेगा Na2ZnO2। यहाँ पर जिंकेट का फॉर्मूला हो जाएगा, ये कहलाता है सोडियम जिंकेट। ये आपको याद होना चाहिए कि जब किसी एम्फोटेरिक मेटल का हम एल्कली के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वह एलिमेंटेड बनता है। यहाँ पे बनेगा सोडियम जिंकेट। आंसर का हो जाएगा सेकंड आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 65, फॉर आर रिएक्शन A plus B equal to product, the order with respect to A is a 1 and with respect to B is a 2. What would the ratio of a concentration of both are double? आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे A का ऑर्डर 1 है और B का ऑर्डर आपको 2 दिया गया है, और क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हाट वुड बी द रेट इफ कंसंट्रेशन ऑफ बोथ आर डबल। आइए, तो R इक्वल टू K
ए के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको दिया गया 1 दिया गया है और बी के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको 2 दिया गया है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि हम इन दोनों की कंसंट्रेशन को जस्ट डबल कर दे तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। यह क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। सो हमने इसको कर दिया, जस्ट डबल कर दिया। तो यहाँ से आपकी जो रेट आ जाएगी 8 टाइम्स आ जाएगी। जो रेट है वो 8 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। AgCl dissolve in अमोनियम हाइड्रोक्साइड। AgCl अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिजॉल्व कर रहा है, तो बताइए क्या बनेगा। तो यहाँ पे जो सिल्वर है Ag है वो अपना बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा AgNH3 का होल ट्वाइस Cl बन जाएगा। ठीक है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर होगा 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है और क्वेश्चन ने आपसे उसका IUPAC नेम पूछा है। हमें इसका IUPAC नेम बताना है, तो आइए देख लीजिए क्या होगा इसका IUPAC नेम। IUPAC नेम हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सोलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिया गया है और यहाँ पे इस पर चार्ज होता है +1 होता है, तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन होगी +3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा रोमन में आ जाएगी ऑक्सीडेशन में +3 आ जाएगी। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में CH2 डबल बॉन्ड CHO CH3 दिया गया है और इसको हम ट्रीट करा रहे हैं इन HBr के साथ, जो कि रिएक्ट कर रहा है HBr के साथ इन प्रेजेंट ऑफ अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। अंडर एनहाइड्रस कंडीशन में ट्रीट कर रहा है। आइए देखिए यहाँ पे आपको होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो जो फर्स्ट स्टेप होगी वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और सेकंड स्टेप में आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना होगा। ये पाई बॉन्ड टूटेगा और जाके इस वाले कार्बन में शिफ्ट हो जाएगा, तो इस वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, प्लस को चाहिए होगा निगेटिव, तो यहाँ पे जो H+ है ये आएगा और इस वाले कार्बन पे आके अटैक करेगा। और सेकंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है निगेटिव को चाहिए होगा प्लस, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके इस वाले कार्बन पे आके अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा वो बनेगा CH3 CH और इससे लग गया Br O CH3, ये आपका बनेगा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है, इसका जो आंसर होगा वो सेकंड आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है,
कि यहाँ पे आपको दिया गया है टर्सरी एल्किल हैलाइड दिया गया है। क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 69 में टर्सरी एल्किल हैलाइड आपको दिया गया है। जो कि ट्रीट कर रहा है सोडियम इथॉक्साइड के साथ, जो कि ट्रीट करेगा सोडियम इथॉक्साइड के साथ। और क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताइए फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। यहां पे देखिए टर्सरी एल्किल हैलाइड, ये आपको दिया गया है टर्सरी एल्किल हैलाइड दिया गया है जो कि सोडियम ऑक्साइड के साथ, जो कि सोडियम ऑक्साइड के साथ ट्रीट कर रहा है, सोडियम इथॉक्साइड के साथ ट्रीट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा विलियमसन सिंथेसिस। यहाँ पे होगी ये जो रिएक्शन है ये होगी विलियमसन सिंथेसिस होगी। और जो विलियमसन सिंथेसिस होती है वहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पर आपको जो एल्किल हैलाइड है वो टर्सरी एल्किल हैलाइड दिया गया है। अगर टर्सरी एल्किल हैलाइड है तो वहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा, बल्कि वहाँ पे होता है एलिमिनेशन होता है, और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है एल्कीन का। याद रखिएगा कि विलियमसन सिंथेसिस में ईथर का फॉर्मेशन होता है, बट यदि एल्किल हैलाइड टर्सरी एल्किल हैलाइड दिया गया है तो वहाँ पे एलिमिनेशन होता है और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सेकंड। इसका जो राइट आंसर होगा सेकंड होगा, वहाँ पर मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। When alcohol react with the concentration H2SO4, the intermediate form, जब अल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोनियम आयन बनता है। क्या बनता है? कार्बोनियम बनता है। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 70 हमने ले लिया हमने टर्सरी अल्कोहल ले लिया और इसको हमने ट्रीट करा दिया, कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ ट्रीट करा दिया। तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा, वाटर का रिमूवल होगा और कार्बोनियम और इंटरमीडिएट कार्बोनियम का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से एक OH माइनस आयन निकलेगा, यहाँ से एक OH माइनस आयन निकलेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके यहाँ से इन तीनों में से कहीं से भी एक H प्लस आयन निकलेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा कार्बोनियम आयन बनेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया, यह कहलाएगा इंटरमीडिएट। तो ध्यान रखिएगा जब कभी अल्कोहल का कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हैं तो जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोनियम आयन बनता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है कि द रीजन यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम एसिटोफिनोन। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि हम किस रीजन का इस्तेमाल करते हैं एसिटाल्डिहाइड और एसिटोफिनोन को सेपरेट करने के लिए। तो वहाँ पे यूज करते हैं सोडियम बाइसल्फाइड का यूज करते हैं। ये क्या करता है, एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करता है और वाइट प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। एसिटाल्डिहाइड को एसिटोफिनोन से सेपरेट करने के लिए हम सोडियम बाइसल्फाइड का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर में होगा वो हो जाएगा CH3 CH2C
इनके साथ कैनिजारो रिएक्शन नहीं देती है ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फोर्थ आंसर हो जाएगा, 72 का राइट आंसर होगा फोर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है, क्या क्या गिवन है। यहां पे आपको गिवन है Cr+3 Cr इक्वल टू -0.72 वोल्ट दिया गया है। आपको क्या दिया गया, और दिया गया है E0 Fe+2 इक्वल अपॉन Fe इक्वल टू दिया गया है -0.42 वोल्ट दिया गया है। और क्वेश्चन आपसे पूछा द पोटेंशियल फॉर द सेल, और क्वेश्चन ने आपसे पूछा है पोटेंशियल ऑफ अ सेल पूछा है। क्वेश्चन ने आपसे ईएमएफ ऑफ सेल की जानकारी मांगी है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या निकालना, ईएमएफ ऑफ सेल निकालना। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है, तो यहाँ पे लगेगी नर्नेस्ट इक्वेशन की कंप्लीट सेल लगेगी, कंप्लीट सेल ऑफ अ नर्नेस्ट इक्वेशन लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू E0 MF ऑफ सेल, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log Q। ठीक है, आइए अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें क्वेश्चन में EMF ऑफ सेल निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल को निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल को निकालेंगे। स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल इक्वल टू हायर टू लोअर Cr+3 से Cr में गया एट अ कैथोड माइनस, और क्या दिया गया है Fe हायर टू लोअर Fe+2 से Fe में। ये आपको गिवन है माइनस का 0.72 माइनस का 0.72 माइनस का, और यहाँ पे गिवन है माइनस का 0.42। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपका स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.3। ये आपका आ गया 0.3 आ गया। यहाँ से आपका आ गया स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, और हमें क्या निकालना, हमें यहाँ पे निकालना है EMF ऑफ सेल निकालना है। तो EMF ऑफ सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल आ गया 0.3 आ गया 0.0591 अपॉन, यहाँ पे n की वैल्यू 6 आ जाएगी लॉग कंसंट्रेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में Cr+3 का होल ट्वाइस अपॉन Fe+2 की पावर 2 हो जाएगा 3 है। तो ये हो जाएगा 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग कितना दिया गया है 0.1 दिया गया है, क्रोमियम का दिया गया 0.1 दिया गया है। तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, अपॉन 0.01 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये गया 0.01 हो गया। ठीक है, 0.01 सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा तो 0. जब लॉग लेंगे 0.3 माइनस का 0.04, तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा 0.26 है। अब इसको सॉल्व करना वो कर लेंगे तो 0.26 आएगा इसका आंसर। इसका जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 3rd हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74।
क्वेश्चन नंबर 74 गिवन है क्या है 965 coulomb of electricity is passed through a solution of AlCl3 the mass of a aluminum deposit on the cathode। क्वेश्चन कह रहा है कि 965 coulomb of a electricity जब पास, क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए 965 coulomb पास करने पे हमें यहाँ पे एल्यूमिनियम का कितना मास डिपॉजिट होगा एट अ कैथोड पे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सिंपली क्वेश्चन नंबर 74 नंबर ऑफ Faraday equal to gram equivalent at cathode। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 965 कूलम दिया गया है, तो 965 अपॉन 965 डबल इक्वल टू वेट इन ग्राम। आपसे वेट इन ग्राम पूछा गया है, तो वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो इक्विवेलेंट वेट है वो 9 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा वेट इन ग्राम इक्वल टू 965 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 96500। सॉल्व कर लेंगे तो 9 अपॉन 100, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0.09 ग्राम, 0.09 ग्राम आ जाएगा आंसर। ठीक है, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, 74 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछी गई है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस पूछा गया है। यहाँ पे आपको 3 कंपाउंड दिए गए हैं, 3 एसिड दिए गए हैं। पहला आपको दिया गया है H4P2O5 दिया गया है और हमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। सेकंड आपको दिया गया है H4P2O6 दिया गया है और थर्ड आपको दिया गया है H4P2O7 दिया गया है। और क्वेश्चन ने आपसे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, तो निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन 4 इंटू +1 प्लस 2 इंटू एक्स। हमने मान लिया कि फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर एक्स है, प्लस 5 इंटू -2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे 4 + 2x मल्टीप्लाई होगा -10 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 6। तो यहाँ से आपका x बाबा आ जाएगा 10 +3 आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले वाले में आपको फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई +3 आ गया। सेकंड वाला चेक कर लेंगे 4 इंटू +1 प्लस 2 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 6 इंटू -2 इक्वल टू 0। सो 4 + 2x -12 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू +8। सो x इक्वल टू आ जाएगा +4। तो सेकंड वाले में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन आएगी +4 आ जाएगी। थर्ड वाले में देख लेंगे 4 इंटू +1 प्लस 2x प्लस 7 इंटू -2 इक्वल टू 0, 4 + 2x -14 इक्वल टू 0, 2x बाब आ जाएगा प्लस का 5, 2x इक्वल टू +5। तो यहाँ पे से जो राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आएगी +3 आएगी, यहाँ पर +4 आ रहा है और यहाँ पे आएगा +5 आएगा। इसका जो राइट आंसर दिया गया फोर्थ दिया गया, 75 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है, व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इन इंडिकेटेड इन द डायग्राम।
अब देखिए यहाँ पे कोई स्लाइडिंग तो बनी नहीं है, आप लोग अपनी बुकलेट में देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इज इंडिकेटेड इन द डायग्राम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मिसिंग है क्वेश्चन नंबर 76 में नंबर ऑफ anion and cation, number of anion and cation इक्वल नंबर मिसिंग है। मतलब वहाँ पे एनायन और कैटायन के जो मिसिंग नंबर हैं वो आपस में इक्वल है। यदि एनायन और कैटायन आपस में इक्वल है तो वहाँ पे हो जाता है शॉर्टकी डिफेक्ट, वो कहलाता है शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाता है। तो आपसे यही पूछा गया था कि यहाँ पे कौन सा डिफेक्ट होगा, तो आंसर हो जाएगा शॉर्टकी डिफेक्ट, फोर्थ आंसर होगा इसका। वहाँ पे आप लोग देखेंगे Na प्लस और Cl के माइनस के इक्वल नंबर मिसिंग है तो कहलाएगा शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 डेंसिटी ऑफ, आइए क्वेश्चन नंबर 77 में आइए। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है कि डेंसिटी ऑफ अ एलिमेंट इन FCC इज अ 4 kg। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे डेंसिटी आपको दिया गया है 4 किलोग्राम और क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में आपको एज लेंथ दी गई है, क्वेश्चन में आपको एज लेंथ दी गई है 500 पिकोमीटर दिया गया है, 500 पिकोमीटर दिया गया है। और क्वेश्चन में आपसे मोलर मास पूछा है, क्वेश्चन में आपसे मोलर मास पूछा गया है। सिंपली यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपली आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू मोलर मास m, जेड इंटू मोलर मास m अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू एज लेंथ इंटू एज लेंथ की पावर 3 लगा दीजिए। बस यहाँ पे आप सिंपली इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 में आपसे पूछा गया है कि बताइए यहाँ पर कौन सा आइसोमर होगा। तो यहाँ पे आपको दो कंपाउंड दिए गए हैं, CH3 CH2 CH2 CH2Cl दिया गया है और दूसरा आपको दिया गया है ये आपको दिया गया है। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि बताइए दोनों आपस में कौन सा आइसोमर होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 कार्बनों की चेन आ रही है और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 3 कार्बनों की चेन मिल रही है। जब आप इसका IUPAC नेमिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको 1 में क्लोरो मिल रहा है, मतलब यहाँ पे जो Cl की पोजीशन वो 1 है और जब आप यहाँ पे IUPAC नेम करेंगे तो यहाँ पे जो Cl की पोजीशन है वो 2 आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे चैन और पोजीशन दोनों आइसोमर हो रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। ये चैन एंड पोजीशन दोनों ही आइसोमर शो करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड, बोथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में आपसे IUPAC नेमिंग पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 79 में आपसे IUPAC नेमिंग पूछी गई है। फंक्शनल ग्रुप आपको दिया गया एसिड क्लोराइड दिया गया है, तो उसकी आपको IUPAC नेमिंग करनी है। तो कार्बन की लंबी से लंबी चैन छाटेंगे, ये आपकी बन जाएगी, कार्बन की लंबी से लंबी चैन बन जाएगी 1 2 3 4
3,3 डाई मिथाइल हो जाएगा और ब्यूटानोइल क्लोराइड हो जाएगा। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटानोइल क्लोराइड। इसका जो राइट आंसर होगा वो थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे क्या दिया गया है, पूछा गया है द pH ऑफ अमोनियम क्लोराइड 0.1 मोलर कंसंट्रेशन NH4Cl की कंसंट्रेशन आपको 0.1 मोलर दी गई है और क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताइए इसके लिए pH की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया। अब देखिए जो अमोनियम क्लोराइड है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से मिलकर बना है। जो अमोनियम क्लोराइड जो ये सॉल्ट आपको दिया गया है स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से मिलकर बना है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है, तो जाहिर सी बात है इसकी जो pH होगी वो 7 से कम होगी। इसकी जो pH होगी वो 7 से कम होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा pH इज लेस देन 7, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फेवर बाय अ लो प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फेवर बाय लो प्रेशर। वो कौन सी क्वेश्चन है जो लो प्रेशर को फेवर करेगी। तो पहली क्वेश्चन आपको दिया गया है, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है PCl5 डिकम्पोज होगा PCl3 प्लस Cl2 देगा। अब यहाँ पे हमें देखना क्या ये लो प्रेशर को फेवर करेगा। तो आइए देख लीजिए, जब PCl5 डिकम्पोज हुआ तो हमें यहाँ पे 1 मोल PCl3 और 1 मोल हमें Cl2 मिला। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ प्रोडक्ट साइड पे जो मोल हैं वो ज़्यादा हैं, मोल ज़्यादा है, तो यहाँ का प्रेशर भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। हम जानते हैं कि PV इक्वल टू nRT, जो मोल होता है वो प्रेशर के डायरेक्टली होता है। यहाँ के मोल ज़्यादा तो यहाँ का प्रेशर भी ज़्यादा होगा। एटा इक्विलिब्रियम पे जब आप प्रेशर को कम करेंगे, एटा इक्विलिब्रियम पे जब आप प्रेशर को कम करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो रिएक्शन वहाँ शिफ्ट होगी जहाँ का प्रेशर होगा ज़्यादा। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट आंसर होगा ये आपका राइट आंसर होगा। यस, ये लो प्रेशर को फेवर करेगा। जब आप प्रेशर को कम करोगे तो रिएक्शन वहाँ जाएगी जहाँ का प्रेशर होगा ज़्यादा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो परसेंटेज ऑफ अ यील्ड ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 83 में आपको एक केमिकल रिएक्शन दी गई N2 प्लस H2 जो कि आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। क्वेश्चन ने कहा कि एट अ इनिशियल टाइम पे 10 मोल आपको N2 के दिए गए हैं और 10 मोल आपको H2 के दिए गए हैं। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है, द टोटल मोल ऑफ द चैम्बर। और क्वेश्चन आपसे टोटल मोल पूछे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप निकालेंगे लिमिटिंग रीजन निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लिमिटिंग रीजन हो जाएगा। क्वेश्चन लगा कि 40% ऑफ H2 वाज लेफ्ट, 40% ऑफ H2 वाज लेफ्ट, मतलब 40% H2 बच गया है, तो कितना 60% डिकम्पोज हो जाएगा। मतलब यहाँ से जब आप X की वैल्यू निकालेंगे तो 10 का 60% जो कि डिकम्पोज हो गया, तो ये आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, सॉरी 0.6 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 6 मोल डिकम्पोज कर गए, 6 मोल डिकम्पोज कर गए। तो यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 4 मोल इसके बच जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, जब इसके 3 मोल डिकम्पोज होते हैं तो इसका 1 मोल डिसोसिएट होता है। अगर 6 मोल जाएंगे तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आ जाएंगे इसके कितने मोल आ जाएंगे, 2 मोल आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसके फाइनल मोल आ जाएंगे, 8 मोल इसके बचेंगे। और यहाँ पे कितने मोल बनेंगे, 3 मोल जाते हैं तो 2 मोल का फॉर्मेशन होता है, 6 मोल जाएंगे तो बनेगा
तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मोल आ जाएंगे। तो देखा जाए कि एट इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल आ जाएंगे 16 मोल, टोटल आ जाएंगे 16 मोल आ जाएंगे। यही आपसे पूछा गया था कि बताइए एट इक्विलिब्रियम पे हमें कितने मोल प्राप्त होंगे, 16 मोल। आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में इन द रिएक्शन, और क्वेश्चन में आपसे पूछा कि बताएं इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इक्वेशन आपको दी गई है, ये क्वेश्चन आपको दी गई है और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आइए निकाल लेते हैं। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं और खुद का ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कार्बन है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी, कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आएगी +3 आएगी, और प्रोडक्ट साइड पे कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ रही है। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आएगी +7 आएगी, और प्रोडक्ट साइड पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और मैग्नीज का रिडक्शन हो रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं और खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि C2O4 ने मैग्नीज को रिड्यूस कर दिया है और खुद को ऑक्सीडाइज कर दिया है। यस, दिस इज कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट। यही कहलाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल डज नॉट गिव कलर इन अ फ्लेम टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 85 में आपसे पूछा गया है कि कौन सी अल्कलाइन अर्थ मेटल है जो कि कलर शो नहीं करती इन अ फ्लेम टेस्ट में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम एंड बेरिलियम। जो बेरिलियम और मैग्नीशियम होती हैं ये फ्लेम टेस्ट कलर नहीं देती हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा 4, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल डिजॉल्व इन अ डाइल्यूट NH3। जब अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल को हम NH3 के साथ डिजॉल्व करते हैं तो वहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है, पैरामैग्नेटिक होता है, करंट का फ्लो होता है। तो यहाँ पे जो होगा इसका 4th आंसर हो जाएगा। 86 का 4th आंसर होगा। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं कि यहाँ पे ब्लू ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन विच चेंज टू ब्रॉन्ज कलर, और दूसरा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, और थर्ड है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग। बिल्कुल सही दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा 4th। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। क्वेश्चन नंबर 87, हाउ मेनी रेवोल्यूशन एन इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 87 में आपसे नंबर ऑफ अ रेवोल्यूशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन एन इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। तो यहाँ पे आप सिंपली एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 6.6 इंटू 10 की पावर 15 इंटू Z² अपॉन n³। आप सिंपली इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा 2nd हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विद H2O। आइए क्वेश्चन नंबर 88 में यदि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 आएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 आएगा।
जो कि मैच कर रहा है फोर्थ वाले ऑप्शन से। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो कैटालिसिस। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ऑटो कैटालिसिस का कौन सा एग्जाम्पल होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 में जो राइट आंसर होगा वो थर्ड हो जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बाय एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट, यही कहलाता है ऑटो कैटालिसिस। ये होता है ऑटो कैटालिसिस का एग्जाम्पल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 90, द मेन रिएक्शन ऑफ अ जोन ऑफ अ हीट एब्जॉर्प्शन इन द मेटलर्जी ऑफ आयरन इन अ ब्लास्ट फर्नेस। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 90 आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम कोक को लेते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जिसका हम यूज़ करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में रिड्यूस करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल ऑफ आयरन। क्वेश्चन में पूछा गया कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल ऑफ आयरन, आयरन की मिनरल कौन सी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 91 में मिनरल ऑफ आयरन आपसे पूछा गया, जिसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। जो मैग्नेटाइट होती है ये होती आयरन ऑफ अ मिनरल होता है। आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 में पोटेशियम ऑन बर्निंग इन ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर गिव्स। पोटेशियम, जो पोटेशियम होता है वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज एक्सपेक्टेड टू द एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। क्वेश्चन पूछा कि बताएं इनमें से कौन सा विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 93 में यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93 में आपको कॉम्प्लेक्स दिया गया है। फोर्थ ऑप्शन में आपको कॉम्प्लेक्स दिया गया है। ये आपको दिया गया है। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, प्लस 3 हो जाएगी। ये जो आपको क्रोमियम दिया गया इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। ये होगा विजुअल स्पेक्ट्रम होगा। आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा इसका, क्योंकि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94, विच गिव ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ऑन क्लोरीनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया है विच गिव ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। देखिए फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया गया, आपको नियोपेंटेन दिया गया। फोर्थ ऑप्शन में आपको नियोपेंटेन दिया गया है। अब जब आप नियोपेंटेन का मोनो सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगा, नियोपेंटेन। ये हो गया नियोपेंटेन हो गया। जब आप इसका मोनो सब्स्टिट्यूटेड कराएंगे, Cl2 कराएंगे, 1 मोल ऑफ Cl2 लेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा। आप यहाँ से H को हटाएंगे, यहाँ पे एक शेल लगा सकते हैं, या तो आप यहाँ पे एक शेल लगाएंगे, या तो आप एक यहाँ पे शेल लगा सकते हैं, या तो आप यहाँ पे एक शेल लगा सकते हैं। आप कहीं पे भी एक शेल लगाएंगे आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन टू हाइड्रोजन लगे बॉन्ड आपस में इक्विवेलेंट होंगे। तो उसका आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 में द सेल मेम्ब्रेन आर मेनली कंपोज। क्वेश्चन पूछा गया कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है किसकी बनी होती है, तो बनी होती है फास्फोलिपिड की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 95 में जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं वो मेनली कंपोज होती हैं फास्फोलिपिड की। उसका आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा फास्फोलिपिड। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 में
क्या दिया गया है कि द टोटल चार्ज इन कूलम ऑन 19 ग्राम ऑफ PO4 3- आयन। आइए 1 मोल PO4 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 फैराडे। मतलब 1 मोल फॉस्फेट आयन के पास 3 फैराडे है। तो क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया कि बताइए 19 ग्राम फॉस्फेट के पास कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पे PO4 3- का जो मॉलिक्यूलर का वेट आएगा 95 आएगा। तो यहाँ पे आप पहले निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे। और इसका वेट आपको दिया गया 19 ग्राम दिया गया है। इसके मॉलिक्यूलर वेट से आप डिवाइड कर लेंगे 95। अगर 1 मोल पे इतने फैराडे चार्ज हैं तो इतने मोल पे इतने फैराडे चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6 इंटू जब आप इसको कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 57,900 कूलम आ जाएगा। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं 57.9 इंटू 10 की पावर 3। देखो कोई दिया क्या आंसर? यस, थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 जो है, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन विच इज लेस देन 0। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन विच इज लेस देन 0। कौन सी है जिसकी वैल्यू 0 है, 0 से कम होगी तो डेल्टा जी होगी। यहाँ पे जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो 0 से कम होती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू जो होगी वो 0 से कम होती है। आंसर हो जाएगा फोर्थ, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 98, ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिफाइन। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है ये आपस में डिफर होते हैं। कैसे होते हैं? स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर थर्ड होगा कि यहाँ पे जो एटमों का जो अरेंजमेंट होता है वो अलग होता है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है C2H5 जो कि रिएक्ट कर रहा है गिगनॉर्ड रीजन के साथ। तो बताइए आप प्रोडक्ट पी क्या बनेगा? तो भी यहाँ पे जो फाइनल जो प्रोडक्ट आपका बनेगा, यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, द कार्बोक्सिलिक एसिड विच रिड्यूस टॉलरेंस रीजन। द कार्बोक्सिलिक एसिड विच रिड्यूस टॉलरेंस रीजन ये होता है क्वेश्चन नंबर 100 को हो जाएगा फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, आइए